ओके, स्टार्ट विथ डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? देखिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे, अ पर्सन टू हुम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर्स। देखिए जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने गुड्स के बारे में डिस्कस किया था कि गुड्स का मेन पर्पस क्या होता है, कि हमको क्या करना है, परचेज और सेल करने के लिए जो मेन इंटेंशन है बिजनेस का, जो चीज़ हम सेल करेंगे और परचेज करेंगे उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। तो वही गुड्स अगर आपने किसी को उधार बेचा है तो वो, जिस पर्सन को आपने उधार बेचा है वो पर्सन आपके लिए कहलाएगा डेटर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, अ पर्सन टू हुम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ऐसा पर्सन जिसको हम गुड्स उधार पे बेचते हैं, जिसको उधार बेचा है तो वो सामने वाला हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स। इसी तरीके से सिमिलर जो डेफिनेशन है, क्रेडिटर्स, अ पर्सन फ्रॉम हुम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर, और जिससे उधार खरीदा वो क्रेडिटर। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जिसको उधार बेचा वो मेरे लिए डेटर, और जिससे उधार खरीदा वो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपको लिखी हुई है बैड डेट्स, अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेट्स, इट इज़ लॉस फॉर द बिजनेस। देखिए आपने क्या किया, किसी को उधार बेचा, से 10,000 रुपीज़ का उधार बेचा, उसने कहा कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करूँगा। अब 2 महीने के बाद अगर वो आपको पेमेंट करने से मना कर दे, 2 महीने के बाद अगर पेमेंट करने से मना कर दे, वो कहे कि आपसे जो कर सको वो कर लेना, मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो हमारा पैसा तो डूब गया। तो जो पैसा डूब जाता है वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाता है, बैड डेट्स। देखो डेटर्स को आपने उधार बेचा और बाद में उसने पैसा देने से मना कर दिया तो बैड डेट्स। क्लियर? डेटर्स जिसको उधार बेचा, क्रेडिटर्स जिससे उधार खरीदा, और बैड डेट्स क्या, कि सामने वाले ने पैसा देने से आपको मना कर दिया, इरिकवरेबल अमाउंट है, अब आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, मे बी उसकी डेथ हो गई हो या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं। फिर देखिए एक टर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे, डिप्रिसिएशन। इसके लिए पूरा एक चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इसकी सिर्फ डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, फॉल या रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट बिकॉज ऑफ यूसेज और विद अफ्लेक्स ऑफ टाइम एक्सेट्रा इज नोन एज डिप्रिसिएशन। ये बहुत क्लियर होगा आपको, आता तो है आपको, लेकिन टर्म आज आपने पहली बार सुनी होगी। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या? देखिए कोई भी एसेट्स अगर अपन खरीदते हैं, मान लीजिए कोई मोटर बाइक आपने परचेज करी है, कोई स्कूटी परचेज करी है, या कोई भी एसेट आपने परचेज करी है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती जाती है बेटा, रिड्यूस होती चली जाती है। तो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। फॉल या रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट इज नोन एज क्या, डिप्रिसिएशन। और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ध्यान रखिएगा आप, एक्सपेंस है या लॉस है। क्लियर? तो डिप्रिसिएशन बहुत डिटेल में इसके लिए अपने पास चैप्टर है, तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आपको डिप्रिसिएशन की जो है डेफिनेशन आनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। फिर इसके बाद दो टर्म यूज़ हुई है, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को पेमेंट कर सकता है, डेट का मतलब क्या, जो उसके लोन लाइबिलिटी वगैरह है, अगर वो अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करने में केपेबल है तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और इनसॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या, ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर सके, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। तो दो टर्म एक जैसी है, सॉल्वेंट यानी जो केपेबल है टू पे हिज लाइबिलिटी यानी डेट, और इंसॉल्वेंट इसका मतलब अ पर्सन हु इज़ नॉट कैपेबल टू पे हिज डेट या लाइबिलिटी। क्लियर? तो दो टर्म आप याद रखिएगा ये। फिर इसके बाद अब जो चार टर्म्स आएगी बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअर्न इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ऑलमोस्ट हर चैप्टर में रेलेवेंस कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो आप इस चैप्टर में इसका मीनिंग समझ के रखिएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर से या जब प्रैक्टिकल्स हम स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्री वगैरह, वहाँ पे इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या होगी वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको इनका मीनिंग आना चाहिए। सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या, देखो डेफिनेशन जो आपने पहले लिख रखी है, एक्सपेंसेस विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गया लेकिन करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसका पेमेंट नहीं किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोलूँ, फरवरी और मार्च का रेंट ड्यू तो हो गया लेकिन उस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो मुझे अभी तक अब पेमेंट करना बाकी है उसके लिए। तो फरवरी और मार्च का जो रेंट है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट।
ध्यान रखिएगा। और ये मेरे लिए ऑब्वियसली क्या है, लाइबिलिटी है कि मुझे उस का क्या करना है, रेंट का पेमेंट करना है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच इज़ पेड इन एडवांस। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या था कि जो ड्यू तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, और प्रीपेड का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा एक्सपेंसेस जो हमने क्या कर दिया, एडवांस में ही पे कर दिया। मैं बोलूँ कि अगले 3 महीने का रेंट मैंने एडवांस पे कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड रेंट। अगर बाकी है देना अभी भी तो आउटस्टैंडिंग, और एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ये बिजनेस के लिए क्या होती है, तो असेट्स होती है। फिर देखिए नेक्स्ट जो टर्म है अक्रूड इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वैसे अक्रूड इनकम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या था, ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो अक्रूड इनकम का मतलब क्या, ऐसी इनकम जो मैंने अर्न तो कर ली, जो मेरे लिए ड्यू हो गई लेकिन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है। इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर या अकाउंटिंग पीरियड। ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली लेकिन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। मान लीजिए मैं कहीं जॉब करने जाता हूँ, 3 मंथ्स की सैलरी अभी भी मेरी बाकी है, तो मुझे वो सैलरी लेना है, तो मेरे लिए वो 3 मंथ्स की सैलरी क्या कहलाएगी, अक्रूड इनकम, अक्रूड सैलरी कहलाएगी। क्लियर। इसी तरीके से अनअर्न इनकम, प्रीपेड का रिवर्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या था, ऐसा एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिया। तो अनअर्न इनकम का मतलब क्या होगा, ऐसी इनकम जिसको हमने एडवांस में क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई पर्सन वर्क करता है, या मैं मान लीजिए कहीं वर्क करता हूँ और मुझे उन लोगों ने 2 महीने की सैलरी जो है एडवांस में पे कर दी, तो मेरे लिए जो वो 2 महीने की एडवांस सैलरी रिसीव हुई है वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, एडवांस सैलरी, या मैं बोल सकता हूँ उसको क्या, अनअर्न सैलरी। क्लियर। ऐसी इनकम जो मुझे रिसीव हो गई लेकिन मुझे उसके लिए वर्क करना अभी भी बाकी है। अनअर्न इनकम, इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, जिसके लिए वर्क करना अभी भी बाकी है, और ये हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो चारों टर्म को मैं एक बार वापस से रिवाइज करता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गया लेकिन पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया, क्या होता है हमारे लिए, तो लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच इज़ पेड इन एडवांस, ऐसा एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया, क्या होता है हमारे लिए, असेट। फिर अक्रूड इनकम, इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव, ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली, जिसके लिए वर्क तो मैंने कर दिया लेकिन अभी तक मुझे वो रिसीव नहीं हुई है, मेरे लिए क्या कहलाएगी, असेट। अनअर्न इनकम, इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में रिसीव हो गई, उसके लिए वर्क करना अभी भी बाकी है, क्या होती है मेरे लिए, लाइबिलिटी। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है अपाउ लाल करके, जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर देखिए छोटी छोटी टर्म्स दी हुई है। नेक्स्ट एक टर्म दी हुई है आपको प्रोप्राइटर। मैंने आपको जब कैपिटल पढ़ाया था तब आपको बताया था प्रोप्राइटर और एंटिटी का मीनिंग। मैंने आपको बोला था क्या, कि बिजनेसमैन को क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटर, और बिजनेस को क्या बोला जाता है, एंटिटी। जो बिजनेस चलाता है, जो बिजनेस का ओनर है, वो प्रोप्राइटर भी कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड टेक ऑल द रिस्क ऑफ बिजनेस। ये ऑब्वियसली कौन है, तो ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर ऑफ द बिजनेस को क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन। ध्यान रखिएगा आप, ये हमने डिस्कस किया है पहले भी। फिर एंटिटी, एंटिटी वर्ड का मतलब क्या है, इट मीन्स एन एंटरप्राइज एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द लॉ टू एंगेज द बिजनेस एक्टिविटीज़। वही बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, या और भी किसी तरह का बिजनेस अगर आपने किया है, तो आपके बिजनेस को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी। कि कोई भी बिजनेस फर्म है या कंपनी है तो उसके लिए नॉर्मली जो वर्ड यूज़ होता है वो एंटिटी वर्ड यूज़ होता है। तो कभी आए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है हमको। फिर नेक्स्ट टर्म जो दी हुई है वो एंट्री। अ ट्रांजेक्शन व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एंट्री। ये हम चैप्टर नंबर 8 जब पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सिर्फ एक वर्ड मीनिंग है, कभी किसी ने पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन को जिस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको क्या बोला जाता है, एंट्री। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं एंट्री का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जो मैंने बोली वो क्या कहलाती है, एंट्री, जर्नल एंट्री। बहुत अच्छे से समझेंगे हम जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तब। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अकाउंट। हमने लेज़र की बात करी थी ना, तो लेज़र में ये अकाउंट बनाए जाते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक चैप्टर है पूरा का पूरा, वहाँ डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। हमने बात करी थी ना कि क्लासिफिकेशन क्या किया जाता है, सिमिलर ग्रुप जो होते हैं उनको सिमिलर, या मैं बोलूँ सिमिलर ट्रांजेक्शन को एक ग्रुप में जो है लिख दिया जाता है, तो वो कहाँ लिखा जाता है, तो अकाउंट में।
इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो बनाते हैं हम लोग, और उस तरीके से एक साइड इसमें डेबिट साइड होती है, दूसरी साइड इसमें क्रेडिट साइड होती है. इट नॉट ओनली शोज़ द अमाउंट ट्रांजेक्शन बट इट ऑल्सो शोज़ द इफेक्ट एंड डायरेक्शंस वगैरह. इसका मतलब क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है, टोटल बैलेंस क्या है, ये सब चीज़ें भी अकाउंट जो है शो करता है. तो अभी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखिएगा. फिर डेबिट और क्रेडिट. देखिए अकाउंट्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, ये वो तुमको आता है नहीं आता है. देखिए डेबिट और क्रेडिट अगर मैं आपको बोलूँ तो जिसने भी बनाया था वो इसने ये सिर्फ टर्म यूज़ करी है कि एक साइड जो है अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको डेबिट बोलते हैं और अकाउंट का जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्रेडिट बोलते हैं. अब इससे रिलेटेड क्योंकि हमारे पास गोल्डन रूल्स अवेलेबल है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बहुत सारे लोग की जो रिसीव होता है उसको डेबिट और जो पे करते हैं उसको क्रेडिट, वो सब नहीं. पर क्लियर मीनिंग जो है डेबिट और क्रेडिट का अगर मैं बोलूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है जो यूज़ की जाती है. अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाता है. गोल्डन रूल्स में इनकी एप्लीकेबिलिटी कैसे आती है वो एक अलग चीज़ है. लेकिन अगर हम बोलें कि नहीं जो आता है उसको डेबिट, तो वो डेबिट का मीनिंग क्या है कि जो आ रहा है, ऐसा नहीं कह सकते. वो गोल्डन रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ अगर वर्ड मीनिंग में बोलूँ डेबिट और क्रेडिट तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है जो अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है. ध्यान रखिएगा आप, या जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. क्लियर. तो सेकंड चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. बहुत सारी हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी है जिसमें से मैं आपको बताऊँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है. कैपिटल है, ड्राइंग्स है, लाइबिलिटीज़ है, असेट्स है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं. एक्सपेंसेस हैं, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा. आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न, प्रीपेड, ये काफ़ी काम आएगी प्रैक्टिकल जब चैप्टर्स हम लोग करेंगे. तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिएगा. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है. वो भी थ्योरी चैप्टर है. चैप्टर नंबर 3 और 4 थ्योरी चैप्टर्स हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है पर हम लोग डिस्कस करेंगे उनको. और फिर चैप्टर नंबर 5 से प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट होगा. तो 3 और 4 और थ्योरी चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी के. फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.